नमस्कार और आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है, मतलब जो दस्तावेज आज हमारे सामने है, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो हर एक व्यक्ति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हाँ, एकदम सही कहा। तो आज का हमारा ये गहन विश्लेषण भारत का डिजिटल सवेरा 2027 जनगणना का विकास, इस स्रोत पर आधारित है। और आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे भारत की आगामी 2027 की जनगणना कागजों वाली उस पुरानी उबाऊ प्रक्रिया से पूरी तरह से एक आधुनिक और तकनीक संचालित प्रक्रिया में बदलने जा रही है। हाँ, और देखिए, अगर हम इस पूरी कवायद को सिर्फ एक नया डिजिटल फॉर्म समझ ले तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि ये केवल कुछ आंकड़े इकट्ठा करने का तरीका नहीं बदल रहा है। तो फिर ये असल में क्या है, मतलब इसका दायरा कितना बड़ा है? ये असल में देश के तकनीकी भविष्य की एक बहुत बड़ी छलांग है। जब आप इतनी बड़ी आबादी का सजीव चित्र उकेरने का माध्यम ही बदल देते हैं, मतलब कागज को हटाकर पूरी तरह से उन्नत डिजिटल तकनीक ले आते हैं, तो आप सिर्फ काम की गति नहीं बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आप उस जानकारी की गुणवत्ता ही बदल देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आप उस डेटा की सटीकता और भविष्य में उसके इस्तेमाल के तरीके को भी पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। इन दस्तावेजों में जो बात सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से सामने आती है, वो ये है कि ये भारत के इतिहास की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने जा रही है। फुली डिजिटल सेंसस। हाँ, अब हम सभी को याद है कि पहले ये सब कैसा दिखता था। वो भारी भरकम रजिस्टर, मोटे मोटे कागजों के बंडल, और सरकारी कर्मचारी एक घर से दूसरे घर जाकर अनगिनत पन्ने भरते थे। और फिर उन पन्नों को सुरक्षित रखना। बिल्कुल। फिर किसी ऑपरेटर द्वारा उन लाखों पन्नों को एक एक करके कंप्यूटर में टाइप करना। इसमें तो कई साल लग जाते थे, लेकिन अब ये सब इतिहास बनने वाला है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो इसके पीछे का तकनीकी ढांचा है। ये कोई आम बदलाव नहीं है। और यहीं पे CDAC की, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। CDAC, हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में इसका जिक्र देखा है। देखिए, CDAC कोई साधारण IT कंपनी नहीं है। ये सुपर कंप्यूटिंग और एडवांस्ड सूचना प्रौद्योगिकी में देश की सबसे प्रमुख संस्था है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। जब हम डिजिटल शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बस एक मोबाइल ऐप या कोई वेबसाइट आ जाती है। सही कहा। और हमने अक्सर देखा है कि किसी रिजल्ट वाले दिन थोड़ा ट्रैफिक बढ़ते ही वेबसाइट क्रैश हो जाती है। यहाँ तो हम 1.25 अरब से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। तो CDAC का ये सिस्टम इतने बड़े ट्रैफिक को कैसे संभालेगा? यही तो CDAC की असल विशेषज्ञता है। ये कतई कोई साधारण ऐप या वेबसाइट नहीं है जिसके क्रैश होने का डर हो। ये बहुत ही विशाल और बेहद सुरक्षित एंटरप्राइज ग्रेड नेटवर्क है। अच्छा, मतलब इसका स्केल बहुत अलग है। बिल्कुल। जब CDAC इसका ढांचा तैयार कर रहा है, तो उसमें अत्याधुनिक डेटा इंक्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स शामिल हैं। 1 अरब से ज्यादा लोगों का संवेदनशील डेटा है, तो सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाँ, डेटा प्राइवेसी तो आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है। एकदम। ये प्लेटफॉर्म इस तरह से डिजाइन किया गया है कि देश के किसी भी कोने से, चाहे वो कितना भी दूर दराज का इलाका हो, डेटा बिना किसी रुकावट के सीधे मुख्य सर्वर तक पहुंचे। ये पूरी प्रक्रिया को इतना सुव्यवस्थित कर देगा जितना पहले कभी संभव ही नहीं था। मतलब बैकएंड पर एक बेहद मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई है। लेकिन अगर हम फ्रंट एंड की बात करें, जहां आम लोग जुड़ेंगे, वहां स्रोत में एक बहुत ही कमाल की चीज दी गई है, सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प। हाँ, स्वयं गणना। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल गेम चेंजर है। मतलब किसी अधिकारी के डोर टू डोर सर्वे के लिए घर आने से पहले ही नागरिकों के पास ये विकल्प होगा कि वो ऑनलाइन जाकर अपनी जानकारी खुद सुरक्षित तरीके से भर दें। और अगर हम इसके व्यापक प्रभाव का विश्लेषण करें, तो ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं रह जाती है। ये सत्ता और नियंत्रण को सीधे तौर पर विकेंद्रीकृत करने का, डिसेंट्रलाइज करने का कदम है। वो कैसे? थोड़ा इसे और समझाइए। देखिए, अब तक क्या होता था कि आपकी जानकारी कोई दूसरा व्यक्ति कागज पर दर्ज कर रहा था। उसमें मानवीय गलतियों की, स्पेलिंग मिस्टेक की बहुत गुंजाइश होती थी। वो तो है, हैंडराइटिंग समझ नहीं आती थी कई बार। बिल्कुल। लेकिन अब नियंत्रण सीधे उस व्यक्ति के हाथ में है जिसकी वो जानकारी है। लेकिन इसमें एक व्यावहारिक चुनौती भी तो है। हम एक ऐसे देश में हैं जहां डिजिटल साक्षरता हर जगह एक जैसी नहीं है। एक जटिल डिजिटल फॉर्म को खुद से ऑनलाइन भरना, क्या ये थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? एन्यूमरेशन की सुविधा है ना, ये 16 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होगी। 16 भाषाएं? वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ,
और ये जानबूझकर उठाया गया कदम है। ये उन भाषाई बाधाओं को खत्म करता है जो हमेशा से सरकारी प्रक्रियाओं को आम इंसान से दूर रखती आई हैं। बिल्कुल। जब कोई अपनी मातृभाषा में स्क्रीन पर सवाल देखेगा तो गलतियों की गुंजाइश तो वैसे ही कम हो जाएगी। एकदम सही। और ये पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा समावेशी, बहुत इंक्लूसिव बनाता है। और इसका एक तकनीकी फायदा भी मुझे नजर आ रहा है। जी जब लोग खुद अपनी भाषा में डिजिटल फॉर्म भरेंगे तो सिस्टम में सीधा साफ डेटा जाएगा। एग्जैक्टली तकनीकी भाषा में इसे डेटा का मानकीकरण या डेटा नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। वो जो लाखों कागजों को पढ़ने और डिजिटल करने का भारी भरकम बोझ होता था, जिसे हम इन्फो ओवरलोड कह सकते हैं, ये सेल्फ एन्यूमरेशन उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। मतलब महीनों का काम कुछ हफ्तों में हो जाएगा। बिल्कुल, बात की प्रोसेसिंग बहुत तेज हो जाएगी। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अब इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आकर ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इस पूरी उबाऊ सरकारी प्रक्रिया को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देने के लिए 2027 की जनगणना में 2 नए शुभंकरों का यानी मैस्कॉट्स का परिचय कराया गया है। हाँ, प्रगति और विकास। बिल्कुल, प्रगति जो कि एक महिला शुभंकर है और विकास जो कि एक पुरुष शुभंकर है। आमतौर पर हम ऐसे मैस्कॉट्स खेल आयोजनों में देखते हैं। जनगणना जैसे गंभीर काम के लिए ये नजरिया थोड़ा अलग है। ये प्रशासन की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अक्सर सरकारी काम लोगों को बहुत रूखे और डराने वाले लगते हैं। इन दोस्ताना चेहरों से पूरी कवायद मानवीय और भरोसेमंद लगती है। प्रगति और विकास नाम से ही काफी सकारात्मकता झलकती है। लेकिन अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कोई आम कार्टून चरित्र नहीं है। इनके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ है। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ एक पीआर अभियान नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों शुभंकर स्पष्ट रूप से लैंगिक समानता यानी जेंडर पैरिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। ये कोड बहुत ही दिलचस्प है। 2047 के लक्ष्य और इन शुभंकरों के बीच का कनेक्शन कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेता है तो वो ये संदेश देना चाहता है कि ये लक्ष्य किसी एक वर्ग के सहारे पूरा नहीं हो सकता। दोनों की भागीदारी जरूरी है। बिल्कुल। जब सिस्टम प्रगति और विकास दोनों को समान रूप से आगे रखता है तो ये दर्शाता है कि इस नए भारत के निर्माण में पुरुषों और महिलाओं दोनों की समान और सशक्त भागीदारी है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार सोच है। हम सिर्फ सिर नहीं गिन रहे हैं, हम एक नई राष्ट्रीय सोच का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, ये भविष्य का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। अब जब हम विजन और तकनीक की बात कर ही रहे हैं तो दस्तावेजों में दिए गए कुछ जमीनी आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं। आज की तारीख 5 मार्च 2026 है और रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि इस विशाल महाअभियान का 2 चरणों वाला रोल आउट ठीक अगले महीने यानी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है। ये समय सीमा वाकई बहुत नजदीक है। हम इस ऐतिहासिक डिजिटल शिफ्ट के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है इसमें लगने वाली मैन पावर। पूरे देश में 30 लाख, जी हां 3 मिलियन से अधिक प्रगणकों और अधिकारियों की फौज को जमीन पर उतारा जाएगा। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। कई देशों की तो कुल आबादी 30 लाख नहीं होती। इतने बड़े वर्कफोर्स को एक सिस्टम पर लाना तो एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर जैसा लगता है। और यही पैमाना इसे निर्विवाद रूप से दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना के रूप में स्थापित करता है। लेकिन आज 5 मार्च है और 1 अप्रैल से रोल आउट है। 1 महीने से भी कम समय में 30 लाख लोगों को इस नए प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग देना, ये कैसे होगा? यहीं पर वो 2 चरणों वाले रोल आउट की रणनीति काम आती है। आप रातों रात 30 लाख लोगों को सिर्फ एक ऐप चलाना नहीं सिखा सकते। हाँ, उन्हें डेटा प्राइवेसी भी तो समझानी होगी। बिल्कुल। और अगर किसी दूर दराज के गांव में इंटरनेट नहीं है तो ऑफलाइन डेटा कैसे सेव करना है और बाद में कैसे सिंक करना है, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये अपने आप में एक प्रशासनिक चमत्कार है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण के धागों को एक साथ पिरोएं तो हमारे सामने क्या निष्कर्ष आता है? हमने देखा कि CDAC का ये उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म 16 भाषाओं में सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा, प्रगति और विकास के रूप में समानता का संदेश और 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला 30 लाख अधिकारियों का वो विशाल नेटवर्क। बिल्कुल, ये सब वाकई एक बहुत ही बड़े डिजिटल सवेरे का संकेत देता है। और ये सब एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है, एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल जिस पे गहराई से मंथन करना जरूरी है। वो क्या है? देखिए, हम हमेशा से इस बात के आदी रहे हैं कि सरकारी नीतियां पुराने आंकड़ों के आधार पर बनती हैं, लेकिन जरा भविष्य की कल्पना कीजिए
जब इतनी बड़ी आबादी 16 अलग-अलग भाषाओं में अपना डेटा सुरक्षित रूप से और वो भी डोर टू डोर सर्वे से पहले ही सीधे डिजिटल सिस्टम में फीड कर देगी, तो क्या होगा? हमारे पास तो लगभग रियल टाइम डेटा का एक महासागर होगा। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या इस अभूतपूर्व गति और सटीकता से एकत्र हुए डेटा का ये विशाल भंडार भविष्य में देश की नीतियां बनाने और उन्हें जमीन पर लागू करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। जहां पहले आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने में सालों लग जाते थे, क्या अब ये डिजिटल सवेरा सिस्टम को तुरंत और कहीं ज्यादा प्रभावी फैसले लेने की ताकत देगा? यही वो संभावना है जो इस पूरी कवायद को इतना ऐतिहासिक बनाती है। बिल्कुल। एक ऐसे दौर में जहां सरकारें सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय रियल टाइम डेटा के आधार पर पहले से ही सक्रिय होकर काम कर सकेंगी। एकदम सही। तो इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ कि ये नया डिजिटल बदलाव हमारे आने वाले कल को कैसे आकार देगा, इस पर हम सभी को मंथन करने की जरूरत है।